धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका मुख्य रूप से हम प्रयोग धारा मापने के लिए करते हैं, और अमीटर भी एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कि अमीटर किस प्रकार से कार्य करता है, तो अमीटर का मुख्य काम है धारा को एम्पियर में मापना। यदि हमें धारा को मिली एम्पियर में मापना हो तो हम मिली एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उस परिपथ का प्रतिरोध होता है जिसमें धारा का वहन होता है। इसी के साथ साथ अगर किसी परिपथ में कोई उपकरण अन्यथा जुड़ जाता है, अगर कोई एक्स्ट्रा उपकरण जुड़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कहना ये चाहते हैं जब किसी विद्युत परिपथ की हमें विद्युत धारा मापनी है तो उसमें अमीटर का प्रयोग किया जाएगा। जब अमीटर नहीं है तो धारा का मान कुछ अलग होगा, और जब अमीटर जुड़ जाएगा तो धारा का मान कुछ अलग होगा। यानी विशेष स्थिति से तात्पर्य है कि अमीटर के जोड़ने पर धारा के मान में परिवर्तन आएगा क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि प्रतिरोध कुछ ना कुछ अमीटर में जाएगा, और अमीटर में जाएगा तो अमीटर भी उस प्रतिरोध का प्रयोग करेगा जिसकी वजह से करंट एनर्जी का लॉस होगा। बड़ी साधारण सी और सीधी भाषा में एक बात समझ लीजिए कि जब किसी परिपथ से होकर हमें करंट जा रहा होता है, उसमें श्रेणी क्रम में हम अमीटर को जोड़ देते हैं, और अमीटर को जोड़ने पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध अमीटर का भी हो जाता है जिससे विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत होना प्रारंभ हो जाती है। यानी बड़ी सीधी सी बात है कि अमीटर की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। घर के बाहर लगा मीटर जो कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट में या हम कह सकते हैं यूनिट में मापने का काम करता है, वो मीटर है जो घर के बाहर लगा हुआ है। उसी प्रकार से अमीटर भी है, यह भी विद्युत धारा को मापने का काम करता है, बस यह एम्पियर में मापता है और वो किलोवाट घंटा या यूनिट में मापता है। लेकिन याद रहे, इसको हम श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में जोड़ते तो हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितना भी हो सके इस अमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध कम से कम हो, ताकि ये विद्युत ऊर्जा की खपत ना के ना बराबर करे। तो हम कह सकते हैं एक आदर्श अमीटर वह अमीटर होगा, एक आदर्श अमीटर वह अमीटर होगा जिसका अपना खुद का प्रतिरोध ना के बराबर हो, ताकि विद्युत ऊर्जा का लॉस ना हो। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी बिजली का मीटर हो, स्वयं कुछ ना कुछ बिजली की खपत जरूर करता है, कुछ ना कुछ करता है। तो हम कह सकते हैं जितना हो सके उतना कम करे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में कोई बिजली का उपकरण जुड़ा हुआ है, यानी कि अमीटर जुड़ा हुआ है, तो क्या स्थिति होगी, नहीं जुड़ा है तो क्या स्थिति होगी, और जोड़ने पर ना जुड़ने पर दोनों के बीच धारा का अंतर क्या होगा। बारीकी से बहुत सावधानी के साथ आइए कुछ विशेष बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी गैल्वेनोमीटर। धारामापी को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को यहां हम अमीटर के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने कुछ बेसिक बातें जो बोर्ड पे मेंशन हमने आपको बता दी कि इसका मुख्य काम है धारा को एम्पियर में मापना। दूसरी बात क्या लिखी है, जिस किसी परिपथ में धारा को मापना होता है उसके श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ संपूर्ण धारा इसी से होकर गुजरने लगती है, और इसे जोड़ने पर परिपथ का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध कम होना चाहिए। एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। याद रहे, एक आदर्श और एक अच्छा अमीटर वह अमीटर है जिसका अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, लगभग शून्य होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि हमारा जो अमीटर होता है वो हमारे परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होना चाहिए। तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा कि एक अमीटर को हमारे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप दो चित्र यहाँ बने हुए देख रहे होंगे, इन दोनों चित्रों का मतलब क्या है, आगे की कैलकुलेशन का बेस क्या है, सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं। पहले चित्र का मतलब है कि इसमें बैटरी जुड़ी हुई है, दो प्रतिरोध जुड़े हुए। दूसरे चित्र का मतलब क्या है, इसमें भी बैटरी है और दो प्रतिरोध है, बस एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें अमीटर जुड़ा है। यानी इस चित्र से हम समझेंगे जब अमीटर नहीं जुड़ा है, और इस चित्र से समझेंगे जब अमीटर जुड़ा है। आइए हम टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन हल करते समय यहां मेंशन करते हैं जब हमारा परिपथ में प्रतिरोध तो जुड़ा है लेकिन अमीटर नहीं जुड़ा है। देखो हमने यहां पे लिख दिया है, जब सर्वप्रथम जब परिपथ में अमीटर नहीं जुड़ा है तो धारा। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस स्थिति में हमें धारा का मान निकालना है। बच्चा जानता है, आप याद करो चौथे चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई थी कि धारा का मान यहां निकालने के लिए I बराबर Q/T कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी। आपको चौथे पांचवें चैप्टर में जब हम सेल के बारे में बता रहे थे, उस समय किसी बैटरी से प्राप्त कुल धारा का मान कैसे निकालते थे, सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यही तो फॉर्मेट थी। तो यहां पे देखो, अगर हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, पहली स्थिति जब अमीटर नहीं जुड़ा है तो उस समय धारा के लिए सूत्र हो जाएगा
कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। बहुत ध्यान से, धारा को हम किससे प्रेजेंट करते हैं बउआ? आई से। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? ई। कुल विद्युत वाहक मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं? जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। दोनों हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2। हमने पहली स्थिति में धारा का मान निकाल लिया। अब दूसरी स्थिति में जब अमीटर जुड़ा है तो धारा कितनी होगी? लिखेंगे जब अमीटर जुड़ा है तो धारा। जरा बताओ बउआ, इस दूसरी स्थिति में धारा हो जाएगी I बराबर सेल, एक ही सेल है यहां भी, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध। एक बात बताओ, यहां प्रतिरोध कितने? 2, और यहां प्रतिरोध कितने? 3। यहां पे अमीटर नहीं जुड़ा है और इस वाले में अमीटर जुड़ा है। R1 प्लस R2, और ये अमीटर का खुद का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? RA। R का मतलब प्रतिरोध और A का मतलब अमीटर का प्रतिरोध, यानी R1 प्लस R2 प्लस RA। तीनों श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 प्लस RA। अच्छा, इस स्थिति और इस स्थिति में अंतर है ना, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति है, तो इसमें अगर धारा को हमने I माना तो इसमें धारा को हम क्या मानेंगे? I डैश। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि जब बैटरी में अमीटर जुड़ा है तो धारा हमारी मान लो 20 एम्पियर है, और जब हमारे पास अमीटर नहीं जुड़ा है तो हमारी 20 एम्पियर है, और जब अमीटर जुड़ा है तो 15 एम्पियर है। तो आप बताओ तो कितना अंतर आया? तो हम क्या कहेंगे? 20 माइनस 15 कितना निकला? 5। यानी एक धारा में से दूसरी धारा को घटा सकते हैं। वैसे यहां पे हम आपसे पूछना चाहते हैं दोनों की धाराओं में अंतर क्या आया, तो लिखेंगे कुल परिवर्तित धारा के लिए क्या कह सकते हैं? I माइनस I डैश, यानी I में से I डैश को घटाना है। बहुत सावधानी से देखो, E अपॉन R1 प्लस R2, फिर माइनस, देखो I में से किसको घटाना है? I डैश को, तो E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। हल करो इसको, ये बच्चों वाली कैलकुलेशन होगी, गुणा भाग करना है, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। क्योंकि आपने बचपन में जब आप छोटे हुआ करते होगे कभी, तो उस समय आपने पढ़ा होगा इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तिर्यक गुणा वाली कॉन्सेप्ट। इसका इसमें करेंगे तो E का R1 में करो, ER1 प्लस ER2। देखो देखो, और बसी रेखा चांदनी, ER1 प्लस ER2 प्लस ERA। बताओ बताओ। हाँ, अभी भी हो रही स्क्रीन? अभी भी स्क्रीन ब्लर हो रही? चलो अभी देख लो, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लो। ER1 प्लस ER2 प्लस ERA, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बात करेंगे? इसका इसमें गुणा करो, तो माइनस ER1 माइनस ER2। बताओ, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बड़बड़ा जाओ कि मास्टर ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया, जब हम R1 का E में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ER1। ये माइनस लगाए तो माइनस पूरे के साथ है, माइनस इधर भी आएगा। R2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ER2। इतना क्लियर है? अब हर का हर में कर दो, इसका इसमें करेंगे तो इसको इज्जत से ब्रैकेट में लिख दो, R1 प्लस R2 प्लस RA। बताओ, इतना दिखा? इधर ER1 कट गया, ER2 कट गया, जो बचा है उसको इज्जत से लिख लो, I माइनस I डैश बराबर ERA अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस RA। इस कैलकुलेशन से हम करना क्या चाहते हैं? आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, जो हम समझाना चाहते हैं वो इसी में रहस्य छिपा है कि दोनों के मध्य जो धारा का अंतर है वो अमीटर के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, यानी अमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर सेल का विद्युत वाहक बल कांस्टेंट हो जाए तो अमीटर का जितना प्रतिरोध होगा उसी हिसाब से धारा में अंतर आएगा। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि अमीटर का जितना हो सके उतना कम प्रतिरोध हो, यही दोनों के लिए बेहतर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट कि RA इज लेस देन R1 प्लस R2, अर्थात इन दोनों के प्रतिरोध से जितना हो सके अमीटर का खुद का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वही हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होगी। इसकी नेक्स्ट स्टेज को हम एक्सप्लेन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद।
बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पे अब डिफाइन करने वाले ये हैं कि जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे थे। आपने क्या सुना था कि संट का जो इसमें हमारा जो अमीटर जुड़ा हुआ होता है उसका प्रतिरोध जितना हो सके उतना कम हो। अब अमीटर जुड़ा किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। अब अमीटर का प्रतिरोध हम कम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो प्रकार के क्रम है, एक आपने पढ़ा है श्रेणी क्रम, एक आपने पढ़ा है समांतर क्रम। अब हम अमीटर का प्रतिरोध कम करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ देते हैं जिससे इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। और इसका एक दूसरा तरीका और है, या दूसरा लाभ इससे एक ये और है कि जब इसके समांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध का हम संट जोड़ते हैं तो संट से लाभ ये है कि अगर मान लो धारा मापी अमीटर में बहुत ज्यादा धारा आ गई, अगर बिजली बहुत ज्यादा आ रही है तो इसकी बिजली को खपत को कम कर सकता है, अर्थात इसकी बिजली की मात्रा को कम कर सकता है। वो कौन सा है? संट। क्योंकि इसमें कुछ धारा, अज्ञात धारा, एक्स्ट्रा करंट वो संट से होकर निकल जाता है। अर्थात संट इसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी काम करता है, इस अमीटर का प्रतिरोध कम करने की दृष्टि से भी काम क्या करता है। हमने यहाँ पे एक संयोजन बनाया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को दर्शाया है। अब आप कहोगे अमीटर कहाँ गया? ये वही अमीटर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और अमीटर एक ही बात है। यहाँ पे जब हमने अमीटर बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर बना दिया, इसके समांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध संट जोड़ दिया। अब जरा ध्यान से देखो सारे लोग, इधर यहां से मान लो करंट हमारा कितना जा रहा है? आई। ये किसी विद्युत परिपथ में आने वाला करंट आई है। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, यहां से तार दो भागों में बटा हुआ है। जब यहां से तार दो भागों में बटा हुआ है तो यहां पे बताओ बउआ सामने करंट कितना जाएगा? आई जी। गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारा मापी कहते हैं और धारा मापी क्या होता है? अमीटर। अमीटर धारा मापी है, याद रखना, ये अमीटर की बात कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो कितना होगा बउआ? आई जी। गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया? आई जी। बताओ टोटल करंट आई है, इधर आई जी चला गया। आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट, और यहां से तार दो भागों में बट रहा है तो आप बताओ करंट नीचे कितना जाएगा? टोटल करंट 20 एम्पियर है और 12 एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना? 8। हमने कैसे पता लगाया? 20 माइनस 12। टोटल करंट आई है, इधर सामने कितना चला गया? आई जी। तो इधर नीचे कितना बचा? आई माइनस आई जी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अब आपको हम एक प्रश्न बताना चाहते हैं कि इस अज्ञात प्रतिरोध संट का अगर प्रतिरोध का मान निकालना हो, जैसे रेजिस्टेंस को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, हर बार रेजिस्टेंस को आर नहीं बोल सकते, वही रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे किससे प्रदर्शित किया? एस से। ये किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। और ये किसका रेजिस्टेंस है? ये हमारे अज्ञात प्रतिरोध संट का रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन? गैल्वेनोमीटर और ये संट, तो इनका आपस में जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा? समान होगा। आपने ये विशेष नियम पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में जुड़े होने पर सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, जबकि श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर धारा का मान समान होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहां पे हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर का विभवांतर बराबर संट का विभवांतर लिखेंगे। का विभवांतर बराबर संट का विभवांतर। हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इस संट का प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में गैल्वेनोमीटर का विभवांतर, संट का विभवांतर। आप सब बताओ, ओम का नियम चीख चीख के मास्टरों ने पढ़ाया, V बराबर आई आर। तो सबसे पहले इसके लिए विभवांतर, फिर लगाएंगे इसके लिए विभवांतर। सूत्र कौन सा लगाएंगे? ओम का नियम। इसके लिए बताओ धारा कितनी है? इसके लिए धारा है आई जी इंटू इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है? जी बराबर। इसके लिए देखो यहाँ पे वही सूत्र फिर से लगाएंगे, V बराबर आई आर। तो इसके लिए धारा कितनी है? देखो ना, आई कितना है बेटा? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। इसके लिए प्रतिरोध कितना है? एस। अब कहोगे ये आया कैसे? बहुत सावधानी से सुनो। यहाँ पे धारा आई थी, सीधे गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही वो कितनी हो गई? आई जी। इसके बाद अब नीचे कितनी आएगी? हमें क्या पता नीचे कितनी आएगी? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर टोटल धारा 40 एम्पियर है, यहाँ पे 20 एम्पियर चली गई तो नीचे कितनी आएगी? 20। 40 में से 20 घटाएंगे 20 आएगी। तो यहाँ आई है, इधर आ गई आई जी, तो नीचे कितनी आएगी? आई माइनस आई जी, यानी आई से आई जी घटा देंगे, शेष बची नीचे आ जाएगी। तो इसी हिसाब से हमने दोनों में विभवांतर का रूल लगाया
आया और ओम का नियम चीख चीख के बोला V बराबर आई आर। यहाँ पे धारा IG, यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो G है, IG इंटू जी। फिर यहाँ पे लगाओ I माइनस IG इंटू एस, लगा दिया। अब हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है, तो हम S का मान यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। जब S का मान चाहिए तो ये I माइनस IG किस में, इंटू में। जब ये गुणा में तो नीचे आएगा किस में आएगा, भाग में। इसको हम लिखेंगे IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG और इक्वल में क्या है, S यही अज्ञात प्रतिरोध संट का प्रतिरोध है जिसका मान निकाल सकते हैं। इसको इंटरचेंज करके लिख लो, S बराबर IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। बधाई हो आप सभी को, आपका आंसर आ चुका है। इस S का मतलब है अज्ञात प्रतिरोध संट का प्रतिरोध, IG का मतलब है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और G का मतलब है उस धारामापी गैल्वेनोमीटर का खुद का प्रतिरोध और यहाँ IG का मतलब है गैल्वेनोमीटर की धारा, कंफ्यूज ना होना। I का मतलब क्या है, यहाँ पे I का मतलब कुल धारा और IG का मतलब गैल्वेनोमीटर की धारा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। बशर्ते आपको एक बात याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि एक आदर्श अमीटर वह अमीटर है जिसका खुद का अपना प्रतिरोध जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।